नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जैन कवि तथा उनकी रचनाएं। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये सभी और इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस जैन कवियों में सबसे जो पहले कवि हैं हमारे वो आते हैं जी जोइंदू। ठीक है, कौन आते हैं? जोइंदू। ठीक है, और अगर हम इनके जन्म वर्ष की बात करें तो कब माना गया है? 6ठी शताब्दी को जो है इनका जन्म वर्ष माना गया है। और दोहा छंद, ये सभी जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हाँ जी। तो दोहा छंद की शुरुआत जो थी वो इन्हीं से मानी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि दोहे की जो शुरुआत थी वो कौन सी भाषा से मानी गई है? अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश भाषा से ही दोहे की शुरुआत हुई थी। अब जोइंदू की अगर हम बात करें तो इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक है परमात्म प्रकाश और दूसरी है योग सागर। ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, स्वयंभू। स्वयंभू बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे संबंधित प्रश्न और इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है, एक ना एक तो हमेशा ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था इनका? 783 ईस्वी माना गया है। ठीक है, और जैन परंपरा के इनको प्रथम कवि भी माना गया है। जैन परंपरा का क्या माना गया है? प्रथम कवि इनको माना गया है। ठीक है, इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो 3 हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, सभी जो 3 ग्रंथ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है पौंमचर्यू जो कि किस पर आधारित है? राम कथा पर। ठीक है, किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऋठनेमी। ठीक है, अगर हम ऋठनेमी की बात करते हैं तो ये किसके जीवन पर आधारित है? कृष्ण काव्य। ठीक है, और जो इनकी अगली रचना है वो क्या है? स्वयंभू छंद, और उससे अगली कौन सी है? नागकुमार चर्यू। तो परीक्षा की दृष्टि से ये सभी ग्रंथ जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सभी ग्रंथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो पौंमचर्यू है उसके अंदर कितने कांड हैं और कितनी संधियां हैं, कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पौंमचर्यू के बारे में सभी तथ्य जो हैं वो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पौंमचर्यू में कितने हैं? 5 कांड हैं और 83 संधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये एक महाकाव्य है। ठीक है, क्या है? महाकाव्य है। अब बात आती है, कई बार पूछा जाएगा कि भाई पौंमचर्यू को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, या पूछा जा सकता है कि भाई पौंमचर्यू को अपभ्रंश का आदि काव्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो मैंने आप यहाँ पर तथ्य लिखे हैं सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौंमचर्यू को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? त्रिभुवन ने। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे इतना ये पूछा जा नहीं सकता, पर फिर भी आप याद कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब ये जो है ये पॉइंट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा था जी? देशी भाषा कहा था। ठीक है, क्या कहा था? देशी भाषा कहा था। चलिए अब बात आती है कि कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किसने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको याद रखना है कि किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी ने। ठीक है, डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें कि स्वयंभू को और क्या क्या कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इन्हीं को कहा जाता है और अपभ्रंश का व्यास भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नोट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यदंत। ठीक है, अब हम अगर पुष्यदंत के जन्म की बात
करें तो उनका जन्म कब माना जाता है? 10वीं शताब्दी में माना जाता है। ठीक है, कब माना जाता है? 10वीं शताब्दी में माना जाता है। पुष्यदंत मूलतः शैव धर्म में थे पहले, ठीक है, परंतु बाद में आश्रयदाता के अनुरोध से क्या हो गए? वो जैन हो गए थे। ठीक है, चलिए, इनकी भी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, एक तो है त्रिसठी महापुरीम गुणालंकार, जिसको महापुराण भी कहा जाता है। और ये महापुराण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि महापुराण में कितने महापुरुषों का चरित्र जो है वो दिखाया गया है या उसके बारे में लिखा गया है। इनकी 2 और प्रमुख रचनाएं हैं, ऋणय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्वयं के बारे में जो कथन है, चाहे वो जोइंदू के हैं या स्वयंभू के हैं या पुष्यदंत के हैं, ठीक है, ये सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार पेपर में ये सीधे के सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पुष्यदंत ने स्वयं को क्या कहा था? अभिमान मेरु कहा था, काव्य रत्नाकार कहा था, काव्य कुल तिलक भी कहा था, आदि अपने आप को ही उन्होंने ये उपाधियाँ दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम डॉक्टर भयाणी की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है? पुष्यदंत को क्या कहा है? भवभूति कहा है। क्या कहा है? भवभूति कहा है। ठीक है, और अगर हम शिव सिंह सेंगर की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है पुष्यदंत को? भाखा की जड़। ठीक है, यहाँ पे ये भाषा नहीं है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाषा नहीं है, भाखा है। ठीक है, भाखा जो है अपभ्रंश का शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर तगारे ने पुष्यदंत की भाषा को मराठी भाषा की जननी माना है। अब कई बार जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किसने पुष्यदंत की भाषा को मराठी भाषा की जननी माना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने कहा है। ये किसने कहा है? डॉक्टर तगारे ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चौथे कवि आते हैं इसके अंतर्गत, धनपाल। ठीक है, तो इनका भी जो जन्म है वो कब माना गया है? 10वीं शताब्दी में ही माना गया है। और इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है वो है भविष्यत कहा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये और कई बार परीक्षा में पूछी भी जाती है। ठीक है, और इसका संपादन अगर पूछा जाए तो किसने किया था? डॉक्टर याकोबी ने किया है। ठीक है, अब ये जो तथ्य है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसने धनपाल को सरस्वती की उपाधि दी थी। तो आपको ये याद होना चाहिए किसने दी थी? राजा मुंज ने। ठीक है, किसने दी थी? राजा मुंज ने। तो आप इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब भविष्यत कहा जो है वो कहाँ किसकी रचना है? अगर हम रचना के बारे में बात करें तो किसकी है? गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यत दत्त की कथा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या दिया गया है? इसमें बहुपत्नी विवाह के साथ, यानी कि एक से ज़्यादा जो विवाह करते हैं, ठीक है, और उसमें भी कुटिल तथा साध्वी स्त्री का अंतर प्रकट किया गया है कि जो एक चालाक औरत है, कुटिल है, और एक सज्जन औरत है। ठीक है, उसका जो है डिफरेंस बताया गया है, उसका अंतर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका एक पॉइंट जो है वो तथ्य इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको लिखा है कि स्वयंभू ने चतुर्भुज को पंधड़िया बंध का प्रवर्तक माना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना कि पधड़िया बंध का प्रवर्तक स्वयंभू ने किसको माना है? तो किसको माना है? चतुर्भुज को। ठीक है, पधड़िया बंध का। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनदत्त सूरी। अब जिनदत्त सूरी का भी इम्पॉर्टेंट जो है ना उपदेश रसायन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब अगर हम इससे पहले की बात करें तो चरित्र काव्य होते थे। ठीक है, उपदेश रसायन से, ठीक है, पहले जो ग्रंथ हुआ करते थे वो कौन से काव्य हुआ करते थे? चरित्र काव्य। लेकिन 1114 ईस्वी से रास काव्य परंपरा की शुरुआत भी हुई थी और जिनदत्त सूरी को क्या माना जाता है? रास परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। और जो इनकी ये रचना है उपदेश रसायन, इसके अंदर क्या है? 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला जो है इसमें दिखाई गई है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद कर लीजिएगा।
अब आते हैं जी अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान संदेश राशक देशी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ था। ठीक है, जो इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो उसका नाम क्या है? संदेश राशक। ठीक है, क्या नाम है? संदेश राशक। तो इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर किसकी कहानी दी गई है? इसमें दी गई है कि विक्रमपुर की एक योगिनी, यहाँ पे जो भी है वो गलती से लिखा गया है। ठीक, इसको काट दीजिए। एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। ठीक है, किसकी? एक वियोगिनी की। और कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा माना जाएगा जी? संदेश राशक, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और क्या है ये? यह एक खंड काव्य है, क्योंकि कई बार इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि कौन सा महाकाव्य है और कौन सा खंड काव्य है। ठीक है, और इसका जो समय है वो कब का है? 12वीं शताब्दी का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी ने, ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। क्या कहा है? संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। तो याद रख लीजिएगा किसको कहा है? संदेश राशक की भाषा को। ठीक है, चलिए अब 8वें जो कवि हैं वो कौन है हमारे? मुनीराम। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैं ये मुनीराम। अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि इनको माना जाता है। याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, कौन से कवि हैं ये? सर्वश्रेष्ठ, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब डॉक्टर हीरालाल ने इनका जो आविर्भाव है, यानी कि जो इनका जन्म का समय है वो कब माना है? 1000 ईस्वी माना है। ठीक है, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? पाहुड़ दोहा है। अब पाहुड़ दोहा जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमचंद्र। ठीक है, कौन है ये? हेमचंद्र। हेमचंद्र का जन्म कब माना जाता है? 1088 ईस्वी में इनका माना जाता है। और ये कौन थे? प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ठीक है, कौन थे? प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। और अब इनका जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य है इसमें वो कौन सा आएगा? इन्हें क्या कहा जाता था? प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट है इसका। ठीक है, ये क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेमचंद्र का ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? शब्द अनुशासन। हेम शब्द अनुशासन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्राकृतिक व्याकरण ग्रंथ है ये। ठीक है, क्या है ये? एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है और इसमें तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है, यानी कि संस्कृत भी है, प्राकृत भी है और अपभ्रंश भी है। तीनों भाषाओं को मिला करके जो है इसके अंदर लिखा गया है। चलिए अब इनका जो एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है वो क्या है? कुमारपाल चरित्र है। क्या है? कुमारपाल चरित्र। इसके अंदर भी जो है ना अपभ्रंश के कुछ पद रखे गए हैं। ठीक है, अब इनके कुछ और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनको हम देख लेते हैं। योग शास्त्र, छंद अनुशासन, देसी नाममाला कोश। ठीक है, तो ये सभी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमप्रभा सूरी। ठीक है, 10वें कौन से हैं हमारे? सोमप्रभा सूरी। और इनका एक ही प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, कुमारपाल चरित्र और कुमारपाल प्रतिबोध में कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसका जो समय है वो कब माना जाता है? 1184 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, अब 11वें जो कवि हैं वो कौन से हैं हमारे? आचार्य मेरुतुंग। कौन से कवि हैं? आचार्य मेरुतुंग। और जो इनकी प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी मानी जाती है? प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। और यह कब लिखी गई? 1340 ईस्वी की मानी जाती है। ठीक है, कब मानी जाती है? 1340 ईस्वी में। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, सभी नोट्स इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रबंध चिंतामणि लिखा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध भी है चिंतामणि। ठीक है, तो इन दोनों में भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर निबंध की बात की जाए तो निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन अगर रचना की बात की जाए, प्रबंध चिंतामणि कहा जाए, तो वो किसकी है? आचार्य मेरुतुंग की। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी यह वीडियो समाप्त होती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, यह नोट्स पसंद आए हों, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।